नमस्ते, मेरा नाम है गीतिका और आप देख रहे हैं और नारी का नया शो परवरिश। चलिए अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को हम वैल्यू फॉर मनी कैसे सिखाएं, यानी कि पैसों का महत्व या पैसों की क्या अहमियत है। उनको बस ये कह के कि नहीं तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी आर्ट बुक्स हैं या तुम्हारे पास बहुत टॉयज़ हैं और तुम्हें वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, ये बार बार दोहराने से या पैसे क्या पेड़ों पे उग रहे हैं, इनसे बच्चों को ये समझ नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे सिर्फ एक स्किल अकेले में या बाकी स्किल्स के एब्सेंस में नहीं सीखते। वो सारी जो स्किल्स होते हैं ना, वो एक साथ सीखते हैं। उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में ये कनेक्शंस बन रहे होते हैं और इसी से वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। आपको एज अ पेरेंट, देखिए स्कूल में तो ये नहीं समझाया जाता। आपको शुरू से ही जब बच्चा समझने की उम्र में हो, आप बच्चे को अपने साथ जैसे मार्केट ले गए, आप ज़रूर बच्चे को ये देखने दीजिए कि आप पैसों से कुछ खरीद रहे हैं। बच्चों को रिसीट दिखाइए, डिस्कस करिए, उनको समझाइए। अगर वो किसी चीज़ चाहते हैं, वो कुछ खरीदना चाहते हैं जो 500 रुपये की है, आप उनको ये एक पर्सपेक्टिव दीजिए कि 500 रुपये में और क्या क्या आ सकता है। जैसे 500 रुपये में हम कितनी दाल खरीद सकते हैं या 500 रुपये में कितनी सब्जियां या फ्रूट आ सकती है, ताकि उनके पास भी, उनको ये इमेजिन नहीं करना है, उनके पास एक एक्चुअल एग्जाम्पल है कि 500 रुपये में मुझे ये चाहिए, 500 रुपये में घर के खर्चे में इतना सारा सामान आ सकता है। ऐसे अगर आप उनको स्लोली ये कंपैरिजन सिखाएंगे, जब वो बड़े होंगे वो मार्केट में जाके खुद पैकेट को जब कुछ वो खरीदना चाहे उसको टर्न करके देखेंगे उसकी प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, और फिर वो अपने आप वो इवैल्यूएट करेंगे या सोचेंगे कि क्या ये चीज़ वर्थ इट है, क्या मुझे ये चीज़ चाहिए, या ये वाकई में काफ़ी महंगी है, मैं इसके बिना रह सकती हूँ या मैं वेट कर सकती हूँ। अब वेटिंग भी एक और बहुत ही ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे सीखें कि जो वो उन्हें चाहिए, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मांग अभी की अभी पूरी की जाएगी। उनको ये ज़रूर समझना है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। आप उन्हें बता सकते हैं कि जब बड़े होते हैं लोग, एडल्ट्स होते हैं, उनको अगर गाड़ी खरीदनी है जो बहुत एक बड़ी एक्सपेंस है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दिन डिसाइड किया, उन्होंने गए और उन्होंने गाड़ी खरीदी। इसके लिए उनको लोन का इंतज़ाम करना होता है या अपने एक्सपेंसेस को या अपने पैसों को देखना पड़ता है कि वो कहाँ से निकालें, कैसे करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज गए और वो गाड़ी घर ले आए। बुकिंग करनी पड़ती है, इन चीज़ों में टाइम लगता है। और ये होता है कि कभी हमें सेव करना है इस चीज़ के लिए, तो हमें इसके लिए टाइम लग सकता है, 6 महीने या 8 महीने। आप बच्चों को भी सिखाएं कि वो भी एक तो सेव करने की उनमें आदत डालें। नॉर्मल पिगी बैंक जो होते हैं कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा अगर आप उनको एक क्लियर कांच का जार दें, एक बॉटल दें जिसमें वो देख सकते हैं अपने पैसों को बढ़ते हुए। तो ये भी बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है कि हमारे पैसे वाकई बढ़ रहे हैं। और फिर आप बोलिए कि अगर आपको जैसे एक वीडियो गेम खरीदनी है जो महंगी है, आप भी उसके लिए सेव करो, ताकि वो देख सकते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं सेव करने के लिए बड़ी चीज़ के लिए। और फिर आप उनको ये भी कह सकते हो कि चलो इसको हम आधा आधा करें, मैं आधे पैसे दूंगी और तुम अपने सेविंग से आधे पैसे कंट्रीब्यूट करो। जब बच्चा कुछ अपनी सेविंग से, अपने पॉकेट मनी से कुछ खरीदता है ना, तो उसकी उस अहमियत ज़्यादा होती है। बच्चा उस चीज़ को संभाल के रखता है, उसको कम यूज़ करता है, बिकॉज उसके खुद के पैसे उसमें खर्च हुए हैं। अगर आप बच्चों को शुरू से ना ये आप पैसों के बारे में समझाइए कि हम नौकरी करते हैं तभी हमारे पास पैसे आते हैं। पैसे अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको खर्च करने के लिए, जैसे नोट होते हैं पेपर के, या डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। हम एटीएम में जाते हैं तो ये नहीं कि एटीएम में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे बैंक अकाउंट से ही आते हैं। आप उनको ये कनेक्शंस अगर समझाएंगे ना जब वो छोटे होते हैं, फिर आपको बाद में उनको ये बात समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, बिकॉज उन्होंने शुरू से देखा है कि आप काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब आपके सैलरी में महीने के एंड में वो सैलरी आती है पूरे 30 दिन के काम के बाद, और फिर
उस सैलरी का आप कैसे प्रयोग करते हैं, कितना आप उसमें से सेव करते हैं, कितना आप उसको घर के खर्चों पे अलॉट करते हैं, स्कूल फीस में और बाकी जैसे मज़े की चीज़ें हो गई, पिक्चर जाने में या बाकी चीज़ों में। सो एक बजट भी उनको समझ आएगा कि ये हमारे पास पैसे होते हैं, हम इसका कैसे हम इसको बजट करें, ताकि जब वो आगे जाके कॉलेज जाए, अगर वो खुद रह रहे हो अकेले, आपके साथ ना हो, तब उनको पता है कि मुझे अगर इतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे उसमें ये सब मैनेज करना है अपने आप। लेकिन अगर वो शुरू से इस प्रोसेस में आपके साथ हों, फिर उनको इतनी मुश्किल या दिक्कत नहीं आएगी ये करने में, बिकॉज उनको सेविंग के बारे में भी पता है, उनको ये भी पता है कि हमें सारी चीज़ें जब चाहिए तभी नहीं मिल सकती। और उनको अब ये भी समझाइए जब वो छोटे हैं कि कुछ चीज़ें नीड्स होती हैं, ज़रूरतें, कुछ चीज़ें वांट्स होती हैं जो हमें चाहिए लेकिन ये ज़रूरतें नहीं हैं। सो आप उनको ये भी समझा सकते हैं कि जो भी आपकी नीड्स है वो मैं खरीद के दूंगी। जैसे आपको स्कूल के लिए काले रंग के क्लिप्स चाहिए, रबर बैंड चाहिए, ये नीड है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी बहुत कलरफुल रबर बैंड्स हैं, क्लिप्स हैं, फिर भी आपको और खरीदना है, तो ये आप सेव करके अपने पॉकेट मनी से खरीदो। सो ऐसे क्या होगा कि वो भी ना अपने एक्सपेंसेस को भी, जब वो जाएंगे उन्हें कुछ अच्छा लगा शॉप में, वो खरीदने से पहले सोचेंगे क्या ये मुझे वाकई चाहिए, अगर चाहिए क्या अभी चाहिए, क्या मैं सेव करके इसको 1 महीने के बाद खरीद सकती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों के दिमाग में आर्थिक सेंसिबिलिटी पैदा करने के लिए, ताकि वो समझें कि पैसों की अहमियत क्या है, पैसों से क्या क्या खरीदा जा सकता है, पैसों को सेव करने से क्या होता है। जब वो थोड़े और बड़े होंगे आप उनको ये भी समझा सकते हैं कि बैंक में डाले हुए पैसों में उनको कमाई होती है, बिकॉज उनमें इंटरेस्ट मिलता है। सो अब आप ये भी उनको बोल सकते हैं कि अगर आपने ये पूरा ग्लास का जो मैंने आपको बॉटल दिया है, अगर आप इसको पूरा आपने भरा अपनी सेविंग से, तो मैं इसमें जितना अमाउंट है उसका मैं 10% मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी, ताकि उनको इंटरेस्ट के बारे में भी समझ आए कि उनको क्या मिला इतने पैसे सेव करके, उनका इसमें क्या मुनाफा हुआ। सो आप उनको समझा सकते हो कि क्या आपके पास अगर पहले 600 रुपये होने वाले थे, अब आपके पास 660 होंगे, क्योंकि मैं उसमें 10% मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ। सो आप कुछ बड़ी चीज़ खरीद सकते हो, या आप इस पैसों को थोड़ा इसमें से आप डोनेट कर सकते हो। थोड़ा उनको चैरिटी के बारे में भी समझाइए कि इतने लोग हैं जिनके पास नहीं है जो आपके पास है, क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये भी देखें कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत है और मुझे इन चीज़ों से भी खुश रहना चाहिए, एक कंटेंटमेंट होना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि मैं पूरे टाइम सोचूं कि उसके पास क्या है या मेरी इस फ्रेंड के पास क्या है तो मुझे भी चाहिए। कुछ ये भी ज़रूरी होता है बच्चों को समझने के लिए कि हाँ, सब घर अलग होते हैं, हर घरों की अपनी सीमाएं होती हैं, और मेरे पास जो है मैं इससे खुश हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। सो वैल्यू फॉर मनी सिखाने के लिए आपको बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बच्चों को सिखाने हैं। सिर्फ एक वैल्यू फॉर मनी के बारे में अगर आप बार बार उन्हें डांटेंगे और बोलते रहेंगे, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। अगर आप शुरू से उनको ये पैसों के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, टाइम लगा के प्रॉपर्ली सिखाएंगे, ठीक तरह से उनके साथ बैठेंगे, जैसे मोनोपोली है बहुत अच्छी गेम, उसके माध्यम से भी आप उनको सिखा सकते हैं कैसे आप घर खरीदते हैं, होटल्स कैसे खड़े करते हैं, बिजनेसेस कैसे चलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को समझने में बहुत, इनफैक्ट बच्चों को इन चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। अगर आपको लगता है ये उनको बोर करेगा, नहीं, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। हम ही उनको नहीं समझाते कि बच्चे अभी छोटे हैं, बट नहीं, बच्चों को पता है। जैसे ही बच्चे को पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बच्चे को पता है पैसे क्या है और ख़रीदना क्या है। सो आप ज़रूर सारे एवरीडे इंसिडेंट्स को यूज़ करिए। मार्केट जाते हैं तब उनके साथ बात करिए, गाड़ी में बैठे हैं वापस आ रहे हैं, कुछ आपने ख़रीदा, उनको कंपैरिजन दिखाइए घर में या किचन में कि ये इतने चीज़ की है, ये इतने पैसों की, ये दोनों चीज़ें, ताकि वो ये तुलना कर सकें। ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक साथ उनको स्लोली शुरू कराएंगे बचपन से ही ना, तो फिर आपको ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो खुद वैल्यू फॉर मनी अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिंपल सलाह, और देखते हैं कि आज हमारे पास आपके लिए कौन सी सलाह है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मास्क क्यों पहना है। ये मैंने इसीलिए पहना है क्योंकि अगर हम पेरेंट्स मास्क नहीं पहनेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि उन्हें फिर से मास्क पहनने की ज़रूरत है। तो बच्चे ना, जो हम एडल्ट्स करते हैं वो हमें देख के ही सीखते हैं।
सो सबसे पहले तो प्लीज़ आप अपना मास्क फिर से पहनना शुरू कीजिए अगर आपने इसे पहनना बंद किया था। और बाकी की भी जो सारी चीज़ें हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई या हाथों को सैनिटाइज करना है, ये सारी चीज़ें वैसे हमारे बच्चों को ऑलरेडी पता हैं। पर क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम फिर से उन्हें इन चीज़ों को समझाएं और फिर से उन्हें कन्विंस करें कि वो इन चीज़ों को ज़रूर करें, स्पेशली क्योंकि अब स्कूल्स खुल गए हैं और आई थिंक हम में से कोई नहीं चाहता है कि स्कूल फिर से बंद हो। सो हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह जो हमें करना चाहिए, सैनिटाइजेशन, मास्क, हम ये कर सकते हैं और अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं कि वो अपनी भी हेल्थ के बारे में सोचें और इसी तरह बाकी कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में भी सोचें। अब आपने ये नोटिस किया होगा, जब हम बच्चे थे तो दिवाली के पटाखे कितने दिनों तक उनकी आवाज़ आती थी, दिवाली के पहले भी और दिवाली के बाद भी। लेकिन जब स्कूलों ने ये सिखाना शुरू कर दिया बच्चों को कि क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और ये प्लैनेट के लिए अच्छे नहीं हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे खुद ही उन्होंने कहना ये शुरू कर दिया था कि हम पटाखों से नहीं खेलेंगे, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। और इनफैक्ट बच्चे सबसे ज़्यादा इस चेंज के जैसे एक्टिविस्ट या क्रूसेडर्स, आंदोलन, वो सबसे ज़्यादा इसमें आगे थे करने के लिए, एडल्ट से भी ज़्यादा। सो सिमिलरली आप ना ये सोचिए, आप उनको ये समझाइए कि कोविड भी ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोविड ना आए या बहुत कम हो जाए। और इसके लिए उनको क्या करना है कि उनको नॉट ओनली खुद मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, उनको अपने फ्रेंड्स को भी ये बताना है। अगर वो देखें कि कोई नहीं कर रहा है तो उनको ये पॉइंट आउट करना है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे, स्कूल शायद पहली बार जा रहे हैं या वो भूल चुके हैं, आप उनको ये भी बता सकते हैं कि पहली बात, जैसे ये उनकी कंट्रोल में है और ये उन पे ही निर्भर है। आप उनको ये ना महसूस कराइए कि वो इस बड़ी डिजीज़ के शिकार हैं या विक्टिम हैं। उनको आप ये एहसास दिलाइए कि आप इनफैक्ट ये क्रूसेडर बनिए, आप खुद ये करिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वो ज़रूर मास्क पहने और ये छोटी छोटी चीज़ें करें जो उनको पता है। बाकी आप उनको मोटिवेट करने के लिए स्मॉल चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप कुछ कलरफुल मास्क खरीद लीजिए जिसमें कुछ कार्टून हो, बच्चा उसे पहनने से खुश रहे। फिर आप अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं कि बहुत छोटे बच्चों के लिए कुछ वो मास्क ब्रेक दें, जैसे खुले मैदान में जो प्ले टाइम हो रहा होता है, क्लोज्ड क्लासरूम में नहीं, तब अगर उनको थोड़े टाइम के लिए वो मास्क उतारने दें, ऑफ कोर्स मतलब उनके अपने स्कूल के प्रोटोकॉल को रखते हुए। और फेस शील्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, बिकॉज वो मास्क से थोड़ा और उनको वो ब्रीदिंग स्पेस देता है, ब्लॉक नहीं फील होता है। और इनफैक्ट एक चीज़ जो मैंने अपने बच्चों के साथ करी थी और वो बहुत इफेक्टिव थी कि जब वो स्कूल से आए उस टाइम मैंने उनको किसी और को मिलने नहीं दिया, घर पे कोई बड़े बुजुर्ग नहीं, सीधा उनको जाके पहले नहाना था और उनके कपड़े अलग से तभी के तभी धुलते थे। सो ये मैंने देखा था कि बहुत यूज़फुल था कि वो जैसे ही आए, गर्मी भी इतनी हो रही है तो इमीडिएटली उनको पहले आप बोलें कि वो जाके पहले नहाएं। ये मैंने देखा था, ये बहुत इफेक्टिव था, बिकॉज साबुन और पानी अभी भी कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, सैनिटाइजर से भी बेहतर है। सैनिटाइज तब करें जब आपके पास पानी और साबुन ना हो। और आप एक वो जो जैसे अब तो सरफेस से कहते हैं कि इतना नहीं स्प्रेड होता, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए और आप अपने मेंटल पीस के लिए जो उनका स्कूल बैग वापस आता है, आप उसको थोड़ी देर आप बाहर रखें, थोड़ी दूर से आप उसको सैनिटाइज कर सकें। बट सबसे ज़्यादा आप अपने बच्चों को समझाएं कि ये सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ें अगर बच्चे समझ लें और इसी को करें और स्कूल से जैसे आए नहाएं या एटलीस्ट हाथ धोएं, किसी बड़े बुजुर्ग को थोड़ा डिस्टेंस रखें नहाने से पहले, तो ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगी। और आई एम श्योर स्कूल में वैसे भी हर स्कूल के अलग प्रोटोकॉल होते हैं, शायद अभी कलर पेंसिल क्रेयॉन शेयरिंग अलाउड नहीं है, सो बच्चों को समझाएं, शायद टिफिन्स भी शेयरिंग अलाउड नहीं है। तो ये भी आप उनको बोलें कि ये टेम्पररी फेज है, ये चला जाएगा, बट उनको जितना कोऑपरेट कर सके और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कर सके, तभी हम इससे बाहर आ पाएंगे कोविड से।
तो इसके साथ हम पहुंच गए अपने लास्ट सेगमेंट पे, जो है जादुई जुगाड़। आज के जादुई जुगाड़ में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये फ्रूट बार्स या ग्रैनोला बार्स, जो मैंने ये शेफ़ विकास खन्ना की रेसिपी बुक यंग शेफ़ से ली है। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बच्चों के लिए बहुत सिंपल और बड़े एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव डिशेस हैं जो इनफैक्ट बच्चे खुद भी बना सकते हैं। और ये फ्रूट बार्स बेसिकली ड्राई फ्रूट को यूज़ करते हैं, जो हमें पता है कि बहुत ही अच्छे हैं बच्चों के लिए, उनके दिमाग के लिए। तो चाहे ये अखरोट हो या बादाम हो या काजू हो या पिस्ता हो, लेकिन गर्मी के मौसम में इसको कम ही देना चाहिए। सो ये फ्रूट बार्स क्या है कि इनके साथ आप बना के ना ये रख सकते हैं, आप इनके टिफ़िन में डाल सकते हैं। ये स्नैक्स के लिए भी, अगर वो स्कूल से आए भूख लगी तो तब उनको एक पकड़ा दिया, या कहीं आप जा रहे हैं गाड़ी में भी रखने के लिए। सो इनको कुछ नहीं होता, ये रखने, ये बहुत ईजिली बहुत टाइम तक रखे जा सकते हैं। और ये बनाने में भी आसान है, और ये कुछ फैंसी इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल नहीं करते। इसमें सिर्फ है मक्खन, हल्का सा ब्राउन शुगर, शहद या हनी, और थोड़े से किशमिश और मिक्स्ड नट्स, जो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, अखरोट, काजू, बादाम, और ओट्स हैं इसमें। और ओट्स भी बहुत अच्छे फूड हैं, बहुत इनमें हेल्थ की बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशन है। लेकिन ये नॉर्मल जो क्विक ओट्स है वो नहीं है, ये रोल्ड ओट्स है। सो आप मार्केट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ओट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं आपको ये रेसिपी भेज दूंगी।